नमस्ते साथियों, नेशनल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं कि किस तरीके से आपको 12th बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना है। एक्चुअली होता ये है बच्चों के साथ कि उन्हें आंसर तो आते हैं लेकिन आंसर लिखने का तरीका उनको नहीं आता है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि आपको किस तरीके से 12th बोर्ड के एग्जाम में आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ एक कॉपी है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के ही एक स्टूडेंट की कॉपी है कि उसने किस तरीके से आंसर को लिखा है और इसमें उसे 56 में से 56 मार्क्स जो है वो मिले हैं। अगर आप भी इसी तरीके से कॉपी को के आंसर को लिखेंगे तो 100% आपके भी 56 में से 56 मार्क्स आएंगे। ये कॉपी है। सबसे पहले जो आपकी कॉपी है उस कॉपी के जो फ्रंट पेज है उसमें आपको डालना है कि आपका माध्यम कौन सा है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, परीक्षा का दिन और दिनांक, ये सभी डालनी है। उसके बाद बात करते हैं आगे। जो खंड अ है, खंड अ यानी कि आपका जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। आपको ध्यान ये रखना है कि आप आगे पीछे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो बुक आंसर बुक जो होगी उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये खंड अ है तो खंड अ के सारे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो आपको एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं होगा कि खंड अ का जो पहला क्वेश्चन है वो आप खंड ब में कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है खंड अ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जैविक खाद का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है एजोस्पिर्लम, ब है गोबर की खाद, स है माइकोराइजा और द है राइजोबियम। तो सभी को पता है कि इसका जो सही आंसर है वो गोबर की खाद यानी कि ब है। तो अब देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। इन्होंने कॉपी में लिख रखा है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दी है कि खंड अ का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, और जो गोबर की खाद है वो किस ऑप्शन में आ रहा है, ब में आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे ब ऑप्शन डाल दिया है। इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे इनको मिला हुआ है 1 मार्क। तो आपको इसी तरीके से करना है, बिना समय गवाए वेस्ट किए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, न कि आपको क्वेश्चन या ऑप्शंस लिखने। डायरेक्ट इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं एमाइड, अमोनियम, नाइट्रेट और द ऑप्शन है अमोनिया। तो सभी को पता है इसका आंसर जो है वो एमाइड है। इसको इसी तरीके से लिखा है सेकंड पे एमाइड, कौन सा ऑप्शन था, अ, तो इन्होंने अ लिख दिया, इसलिए इनको यहाँ पे मार्क्स मिला हुआ है 1 मार्क। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य पोषक तत्व है तो इनमें जो सही आंसर है वो है एनपीके। तो इन्होंने इसको एनपीके, और एनपीके जो था वो ब ऑप्शन में था तो इन्होंने ब हाथ में लिख दिया, इसलिए इनको यहाँ पे 1 मार्क मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में भी इन्होंने जो आंसर था उसी को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, और जिस नंबर पे वो आंसर सही है उस नंबर को, जैसे अ है, ब है, तो अ सही था तो इन्होंने अ लिख दिया। इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो आपको भी अगर एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको आपकी उत्तर पुस्तिका जो है उसमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, सिलिकेट क्ले को मुख्यतः समूह में बांटा गया है। तो 3 समूह में बांटा गया है, इन्होंने भी 3 लिखा है और उसके आगे ऑप्शन नंबर अ लिख दिया है। इसी तरीके से राइजोबियम मेलिलोटाई किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है रिचका यानी कि स है, तो इन्होंने डायरेक्ट स आंसर लिखा और उसके आगे रिचका लिख दिया है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9th की। तो 9th का भी जो सही आंसर चूना पत्थर था उसको डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है आंसर। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है खंड अ का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है खालिस्तान की पूर्ति करें, यानी कि आपको जो खाली जगह दे रखी है उसमें आंसर को लिखना है।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो खंड अ है उस खंड के नीचे ही दूसरा नंबर डाल के और उसका जो फर्स्ट आंसर है वो उसको इसी तरीके से लिखना है। आपका जो क्वेश्चन है मृत्तिका कणों पर डैश आवेश पाया जाता है, तो क्या आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो है ऋणावेश जो है वो लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। तो आप भी अगर कॉपी में लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग होता है, डैश में आप क्या लिख दिया, 10:1 होता है और उसके नीचे क्या कर दी इन्होंने, अंडरलाइन कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि है माइकोराइजा मृदा से लगातार डैश अवशोषित करता है, तो फास्फोरस अवशोषित करता है और इस फास्फोरस के नीचे इन्होंने क्या एक अंडरलाइन कर दी है। फोर्थ क्वेश्चन है सामान्यतः गाय के दूध में डैश प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है, तो 4.9% होता है और उसके नीचे इन्होंने अंडरलाइन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका थर्ड क्वेश्चन, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए, यानी कि आपको जो उत्तर है या तो एक शब्द में देने हैं या एक पंक्ति में देने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, तो आपको ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है अवसादी चट्टान का एक उदाहरण लिखिए, ठीक है, तो आपको केवल उदाहरण लिखना है, एक नाम लिखना है। तो इन्होंने लिखा हुआ है इसमें चूना पत्थर व बालू पत्थर, तो आपको भी केवल नाम लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें, इसीलिए इनको यहाँ पे मिला है 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा हुआ है कि जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है उसे कहते हैं, केवल उसका नाम बताना है कि जिस तत्व पर विद्युत आवेश होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे आयन। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, केवल कि जिस तत्व पर विद्युत आवेश पाया जाता है उन्हें आयन कहते हैं, और यहाँ पे इनको मिला है 1 मार्क। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन 1 ग्राम दुग्ध वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर इन्होंने डायरेक्ट लिखा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी, 9 डायरेक्ट इन्होंने आंसर लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। आपको भी इसी तरीके से आंसर जो है वो लिखना है और यहां पर इनको 1 मार्क मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, डायरेक्ट इन्होंने जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिख दिया है जो कि ये CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो है लिखा हुआ है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने बताई थी, तो इसका आंसर जो है वो है डी अर्नोन ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बाईयूरेट का रासायनिक सूत्र, तो आपको डायरेक्ट रासायनिक सूत्र लिखना है बाईयूरेट का, जो कि ये होता है, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। और इसी तरीके से इनको यहाँ पे 1 मार्क मिले हैं, तो अगर आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको भी इन सभी में सारे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट में अगर देखें अपन, तो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन आपका कि राजस्थान की परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट हेतु केचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति का नाम लिखना है, केवल प्रजाति का नाम लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है। तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे आइसिनिया फोइटिडा, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ताजे दूध का पीएच मान लिखिए, तो आपको केवल ताजे दूध का पीएच मान लिखना है। तो ताजे दूध जो है उसका पीएच मान जो होता है ये 6.7 to 6.8 होता है, और वो जो होता है वो हल्का अम्लीय होता है। केवल एक लाइन में आपको आंसर देना है और यहाँ पे जो है इनको 1 मार्क मिल गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक आपका खंड अ जो है वो कंप्लीट हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो खंड अ है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 1 2 3 जो क्वेश्चन थे वो आपको खंड अ में ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि खंड अ का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपने खंड ब में कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो आपका जो आंसर है उसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन खंड ब की।
खंड ब का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा हुआ है। ये है आपका खंड ब लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसकी उत्तर सीमा 50 शब्द की है। 50 शब्द से मतलब है कि आपको जो पेज है, जो कॉपी का पेज, उसका हाफ जो है वो आपको हाफ जितना लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछा गया है कि मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरीके से उसको नामांकित चित्र आप किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको ऊपर हेडिंग डाल देनी है खंड ब, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। अब यहाँ पे बोला है कि आपको मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कॉपी के पीछे नीचे की तरफ अगर कम जगह बची है तो आपको जो आंसर है या जो आपका डायग्राम है वो आपको नेक्स्ट पेज, एक नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर कम जगह है आपको उस कम जगह पे डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम जो है वो पूरा अच्छे से बनना चाहिए, तो आप नए पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। हमको पता है कि जो हमारा मृदा परिच्छेदिका होती है उसमें अलग अलग संस्तर होते हैं, तो इस बच्चे ने संस्तर को अलग अलग चिन्हों से बताया है। जैसे यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दे दिया, यहाँ पे इस तरीके से डॉट्स दे दिए, तो आपको भी अलग अलग जो संस्तर है उनको बताना है। और सभी को नामांकित चित्र मतलब, क्योंकि वो जो संस्तर होता है उसमें वापस से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, O1 और O2, उसका नाम भी लिखा हुआ है। फिर A1, A2, A3 इन सभी का नाम भी लिखा हुआ है, B1, B2, B3 उन सभी का नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसी तरीके से C1 व C2 इन सभी का नाम लिखा हुआ है। तो आपको भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बना है तो इसी तरीके से आपको कॉपी में बनाना है। उसके बाद में इन्होंने थोड़ा मृदा परिच्छेदिका के बारे में लिखा हुआ है कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, उसकी परिभाषा लिख रखी है, और उन संस्तर कितने तरह के संस्तर होते हैं उनके बारे में एक लाइन में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि क्ले की मात्रा एवं प्रकार। क्ले की मात्रा यानी कि इसमें जो आपकी क्ले के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो ये जो मार्क्स था जो पहले वाला था, जो हमने मृदा परिच्छेदिका का देखा, ये जो है ये भी कितने नंबर का है, 1.5 नंबर का। ठीक है, तो यानी कि 1 मार्क्स का तो आपका डायग्राम हो गया और हाफ नंबर जो है वो मिलेंगे आपको उसकी परिभाषा के लिए। ठीक है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो और केवल परिभाषा लिखकर आएंगे तो केवल आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा नामांकित चित्र बनाएंगे तो आपको पूरा कितना मार्क्स मिलेगा, 1.5 नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्ले की मात्रा एवं प्रकार की। तो क्ले की मात्रा एवं प्रकार में हमें पता है कि क्या क्या होता है। मोंट मोरेलोनाइट होता है, उसमें कितने प्रतिशत उसकी सीसी होती है, कितना सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है उसकी सीसी, तो 60 से 100 होती है। उसके बाद में मोंट मोरेलोनाइट के बाद में केओलिनाइट है, इस केओलिनाइट की सीसी बता रखी है। उसके बाद में इलाइट भी है इसमें, तो इस तरीके से ये रहा इलाइट। ठीक है, इलाइट की सीसी बता रखी है। तो 3 तरीके के हो गए ये क्ले मिनरल्स, और इन सभी के बारे में इस तरीके से आंसर दे रखा है इन्होंने, इसीलिए इनको यहाँ पर कितना मार्क्स मिला हुआ है, 1.5। आपको भी इसी तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है धनायन विनिमय क्षमता एवं मृदा उर्वरता। कहने का मतलब ये है कि धनायन विनिमय क्षमता की सबसे पहले तो परिभाषा लिखी है इन्होंने, ये धनायन विनिमय की परिभाषा है। उसके बाद में मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता क्या होती है, ये पूरा मृदा उर्वरता के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो धनायन विनिमय क्षमता की अगर केवल परिभाषा लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और मृदा उर्वरता के बारे में लिखेंगे पूरा तो इसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स। दोनों इन्होंने किया है इसीलिए इनको कितने मार्क्स मिल गए, 1.5 नंबर मिल गए। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी आंसर शीट में आंसर को लिखना है। 8th क्वेश्चन जो है वो है आपका क्षारीकरण। ठीक है, क्षारीकरण को समझाइए, तो इन्होंने पूरा क्षारीकरण को समझा रखा है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जी, मृदा में क्षारीकरण को समझाइए। ठीक है, तो क्योंकि ये जो मार्क्स कितने मार्क्स का, ये 1.5 मार्क्स का है, तो 1.5 मार्क्स का है और कितने शब्दों में आपको आंसर देना है, 50 शब्दों में, यानी कि हाफ पेज जो है आपको लिखना है। तो इन्होंने पूरा क्षारीकरण के बारे में
समझा रखा है कि क्षारीकरण होता क्या है, और उसके बाद में इन्होंने एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो भी लिख रखी है। रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि क्षारीकरण मतलब सोडियम जो है वो किसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, कैल्शियम की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम है इस OH आयन के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में लीचिंग हो जाएगी उसकी। इसी तरीके से इसमें भी बता रखा है कि जो सोडियम है वो मैग्नीशियम आयन की जगह आ जाएगा, और मैग्नीशियम जो है वो क्लोराइड के साथ में चला जाएगा। तो इसीलिए इनको यहाँ पर कितना मार्क्स मिला है, 1.5 मार्क्स मिला है। 1 मार्क्स तो इनको क्षारीकरण का समझाया उसके लिए, और हाफ मार्क्स जो है वो इनको इस केमिकल रिएक्शन के लिए मिला है। तो आपको भी इसी तरीके से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्षारीय मृदा में जिप्सम की अभिक्रिया, यानी कि जब क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि अगर आप क्षारीय मृदा में जिप्सम डालेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी। तो इसमें सबसे पहले तो बता रखा है कि अगर आप जिप्सम को क्षारीय मृदा में डालते हैं तो वो किस तरीके से अभिक्रिया करता है, आपको उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि भाई आपकी जो क्षारीय मृदा है उस क्षारीय मृदा में सोडियम के जो आयन है वो जिप्सम के साथ में क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, ये जो कैल्शियम है वो सोडियम की जगह आ जाएगा, और ये जो सोडियम है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको यहां पर कितना मार्क्स मिल गया, 1.5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये है पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि के 3 चरण लिखिए, यानी कि अगर पौधा पोषक तत्वों को लेगा तो वो किस तरीके से लेगा। तो इन्होंने इसी तरीके से आपको आंसर देना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इन्होंने पॉइंट में आंसर दे रखे हैं। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से पॉइंट में आंसर देने कि सबसे पहले जो क्ले क्रिस्टल है वो मृदा विलयन में, यानी कि क्ले क्रिस्टल से जितने भी पोषक पदार्थ होंगे वो मृदा विलयन में जाएंगे। मृदा विलयन से जड़ों की पृष्ठ पर जाएंगे, और जड़ जो होगा वो उसको 2 रूप में ले सकता है, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। और उसके बाद में जो जड़ पृष्ठ है वहां से जाइलम के थ्रू कहां चले जाएंगे, पत्तियों में चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, इसीलिए इनको यहाँ पर कितने मार्क्स मिल गए हैं, पूरे में से पूरे, यानी कि 1.5 में से 1.5 मार्क्स जो है 1.5 जो है इनको यहाँ पे पूरा मिला है, क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा और पूरा एकदम एग्जैक्टली उस चीज को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है आपका यूरिया उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया को समझाइए, यानी कि अगर यूरिया अगर आप मृदा में डालेंगे तो वो किस तरीके से अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहले इन्होंने थोड़ा उसके बारे में लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। ये यूरिया है, और जब उसको मृदा में डालते हैं तो सबसे पहले वो जल के साथ में क्रिया करके क्या बना देगा, अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो अमोनियम कार्बोनेट जो होगा वो विघटित हो जाएगा अमोनियम और कार्बोनेट में। ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल गया, क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट लिखा और बिल्कुल सटीक लिखा है। उसके बाद ये उसी का ही आंसर है कि भाई जो अमोनियम होगा वो वापस वाटर के साथ में, यानी कि जल के अणु के साथ में क्रिया करके यहाँ पे क्या बना रहा है, नाइट्राइट बना रहा है, और यही नाइट्राइट जो होगा वापस वाटर के साथ में क्रिया करेगा और नाइट्रेट बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा समझाया है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, तभी आपको फुल आउट ऑफ फुल जो मार्क्स है वो मिलेंगे। अगर आप केवल रिएक्शन लिख लेंगे तो हो सकता है आपको केवल 1 मार्क मिले, और अगर आप केवल थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको केवल हाफ मार्क्स मिले। तो आपको अगर जहां पूछा गया है कि आपको जरूरत लगती कि नहीं यार यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हमको लिखनी है, तो आपको लिखनी है, उसी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लिखा है यूरिया उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया को, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक के फसलों पर कोई 3 प्रभाव, यानी कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होगा उसके फसल पर क्या क्या प्रभाव होंगे, और इन्होंने लिख रखा है कि कोई 3 बताने, तो आपको 3 ही लिखने हैं, ना तो 4 भी नहीं लिखने और ना 2 लिखने, क्योंकि अगर 2 लिखेंगे तो आपके नंबर जो होंगे वो कट जाएंगे, यानी कि हर एक जो पॉइंट होगा उसका मार्क्स है। तो इन्होंने लिख दिया है म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम होता है, इसको बिखेर कर दिया जाता है, और किस में नहीं देना चाहिए,
आलू गन्ना चुकंदर में नहीं देना चाहिए, और पोटेशियम की जो मात्रा है वो कितनी है, 60% है। ठीक है, तो इन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसलिए इनको यहां पर कितने मार्क्स दे दिए हैं, 1.5 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि फसलों पर लौह तत्व का एक विषैला प्रभाव लिखिए। तो इन्होंने लिख रखा है कि फसलों पर लौह तत्व की अधिक सांद्रण से फसलें ब्रॉन्जिंग तांबे जैसे रंग की हो जाती है एवं पौधा मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक संगठन लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला तो पूछा हुआ है कि सिंगल सुपर जो फास्फेट है उसका रासायनिक संगठन लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि बरसीम फसल में क्लोरीन की कमी का कोई एक लक्षण लिखिए। ये आपका सेकंड है। तो 15 के 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने रासायनिक जो संगठन है वो बता दिया है, यहाँ पे नमी की मात्रा, कुल फास्फोरस, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्लोरीन की कमी से बरसीम में क्या हो रहा है, तो रसोत्कर्षण जो दाब है वो कम हो रहा है। तो अगर आप केवल 15 जो है उसका पहला क्वेश्चन सिंगल सुपर फास्फेट का केवल अगर रासायनिक संगठन लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर उसके साथ में आप सेकंड वाला आंसर भी लिखेंगे तो पूरा आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल कितना मिलेंगे आपको, 1.5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपका खंड जो ब है, वो खंड ब जो है वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन खंड स की। इस खंड स में क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है, और इसमें ये पूछा गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है, यानी कि लगभग इसकी सीमा है 100 शब्द की, यानी कि आपको पूरा एक पेज में आंसर लिखना है। और क्वेश्चन जो पहला है वो है ह्यूमस के कोई 6 रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, ह्यूमस के कुछ आपको लिखने हैं 6 रासायनिक गुण, और अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूमस के कोई 6 भौतिक गुण लिखिए, यानी कि दोनों में से कोई एक का आंसर आपको लिखना है। और इस आंसर जो है उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर लिखा है वो लिखा है ह्यूमस के रासायनिक गुण, और इसमें लिखा हुआ है कि आपको कितने गुण लिखने हैं, 6 गुण लिखने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गुण लिखे हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर लिखना है, ना उससे ज्यादा लिखना है और ना उससे कम लिखना है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट में लिखा हुआ है, और कितने नंबर का था ये, 3 मार्क्स का था, इसीलिए इनको यहाँ पे टोटल 3 मार्क्स मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ह्यूमस के 6 भौतिक गुण लिखें, अगर आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग में क्या डाल देंगे, ह्यूमस के भौतिक गुण, और फिर उसके जितने भी भौतिक गुण है 6 उनको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये भी अथवा में है। पहला क्वेश्चन जो है वो है केओलिनाइट समूह की पंक्ति संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, या फिर अथवा में दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइड्रस माइका समूह की पंक्ति संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो इन्होंने केओलिनाइट वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखा है, जो कि कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो इन्होंने पूरा पहले केओलिनाइट के बारे में लिखा है कि कितनी परतें होती है, क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, नामांकित चित्र भी बनाना है। तो पहले उस चित्र को पूरा समझाया हुआ है, और उसके बाद में वो पूरा चित्र जो है, नामांकित चित्र जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो आपको केवल 2 मार्क्स मिलेगा, लेकिन इन्होंने पूरा नामांकित चित्र बना दिया तो इनको 2 + 1 कितना मार्क्स मिल गया, 3 मार्क्स मिल गया, यानी कि 3 में से 3 नंबर जो है इस क्वेश्चन में उनको दे रखे हैं एग्जामिनर ने। ये देखिए पूरा नामांकित चित्र जो है वो बनाना है। एल्यूमिना की परतें हैं, सिलिका की परत है, ठीक है, धनायन विनिमय का पूरा बता रखा है, तो आपको भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से बनाना है। और जो डायग्राम है वो बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब ये नहीं कि छोटी जगह तो छोटी जगह में आपको बनाना, एकदम स्पष्ट डायग्राम बनना चाहिए कॉपी में, ताकि समझ में आए एग्जामिनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें पूछा गया है, ये भी अथवा का क्वेश्चन है
कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव समझाइए। ठीक है, और ऑप्शन में पूछा है मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव को समझाइए। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि है 3 नंबर का। तो इन्होंने कौन सा क्वेश्चन करा है? इन्होंने किया है मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 किया, तो उसकी हेडिंग डालनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने हेडिंग डाल दी कि मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने अथवा में से कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरीके से बताया हुआ है कि पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए हैं यहाँ पे, और इन्होंने एक टेबल भी बनाई है यहाँ पे कि कौन से सूक्ष्म जीव जो होंगे कितने पीएच पर काम करेंगे, इसीलिए इनको पूरे मार्क्स दिए हैं। अगर ये टेबल नहीं बनाते तो हो सकता था इनको केवल 2 मार्क्स मिल जाते, लेकिन इन्होंने टेबल बनाई है तो इस टेबल का इनको पूरा 1 मार्क मिलकर ये टोटल इनको कितने मार्क्स दिए एग्जामिनर ने? 3 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में आंसर को लिखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन खंड द की। आपका यहाँ तक खंड स कंप्लीट हो गया है। खंड द जो है वो आपका लास्ट सेक्शन है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने फिर से एक हेडिंग डाल दी खंड द की। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, शब्द सीमा लगभग 250 शब्द। ठीक है, यानी कि आपको जो पेज है वो 2.5 पेज में आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, 19वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि दुग्ध की अम्लता परीक्षण विधि का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। ठीक है, और या फिर ऑप्शन में दे रखा है, अथवा में दे रखा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको नामांकित चित्र बनाना है। चित्र का भी मार्क्स है 1 मार्क जो है वो डायग्राम का है, और उसको पूरा समझाने का मार्क्स कितने नंबर का? 3 नंबर का, यानी कि 1 + 3, यानी कि टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, चित्र नहीं बनाया नामांकित, तो हो सकता है आपका 1 नंबर कट जाए। और अगर आपने ये पूरी उसको नहीं समझाया तो आपको क्या हो सकता है कि आपके 3 मार्क्स कट जाए। तो देखिए कि इसमें किस तरीके से आंसर को लिखा हुआ है। दूध का अपेक्षित घनत्व वाला इन्होंने क्वेश्चन का आंसर किया। सबसे पहले इन्होंने किससे दूध के अपेक्षित घनत्व को निकालते? लैक्टोमीटर से निकालते, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद में आपको निकालने के लिए कौन कौन सी उपकरण सामग्री की आवश्यकता होगी, तो इन्होंने सारी उपकरण सामग्री लिख रखी है। उसके बाद में पूरी विधि बता रखी है कि किस तरीके से आपको लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व निकालना है। इन सभी के मार्क्स हैं, उपकरण सामग्री, विधि। और उसके बाद में इन्होंने क्या बता रखा है? टेबल बता रखी है कि कितने तापमान पर जो आपका अपेक्षित घनत्व है वो निकाला जा रहा है, इसीलिए इनको यहाँ पर फुल मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है कि किस तरीके से जो ब्यूरेट है, जार है, एक पेट्री डिश में इन्होंने लैक्टोमीटर को कैसे अपन दूध का घनत्व निकालेंगे, तो इसका भी डायग्राम का 1 मार्क्स। और जो उन्होंने उपकरण सामग्री, विधि और ये एक टेबल जो बनाई है, उन सभी का इनको 3 मार्क्स मिला। यानी कि टोटल इनको कितने मार्क्स मिल गए यहाँ पे? 4, यानी कि 4 में से 4 मार्क्स मिले इनको। तो आपको भी इसी तरीके से आंसर को लिखना है। ऐसा नहीं है कि पूछा हुआ है कि दूध का घनत्व निकाले तो केवल डायग्राम बना के आ गए, नहीं, उसकी विधि भी लिखनी होगी, उसकी उपकरण सामग्री भी लिखनी होगी और उसका डायग्राम भी बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन है कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि का वर्णन कीजिए। और ये कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का है। तो ये जो बच्चा है इसने कंपोस्ट बनाने की जो नाडेप विधि है उसका आंसर लिखा है। तो पहले इन्होंने हेडिंग डाल दी है, ठीक है। तो कितने सुंदर तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है कि सबसे पहले जो नाडेप काका कृषक द्वारा इस विधि को महाराष्ट्र में विकसित किया गया, उसके बारे में, उसकी सारी आवश्यक सामग्री की, भाई किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है उन्होंने लिखा है इस विधि में जो हमारा कंपोस्ट होता है उनमें एनपीके की क्या मात्रा रहती है, और पूरी विधि की भाई टैंक को कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद में पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत किस किस की होगी वो भी इन्होंने अलग से बता रखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ इसमें
विधि के बाद में इन्होंने बता रखा है कि प्रयोग, यानी कि इनको किस तरीके से कितनी मात्रा में इनको प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए इनको पूरा मार्क्स मिला हुआ है 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तभी आपके पूरे में से पूरे जो नंबर है वो आएंगे। ये वीडियो जो था ये इसीलिए ही था कि जिन बच्चों को लिखने का तरीका नहीं पता, तो इस तरीके से अगर वो इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो जरूर उनके फुल में से फुल जो मार्क्स है वो आएंगे। आगे हम और भी वीडियो लाएंगे, कुछ मॉडल्स पेपर है उनको सॉल्व करके बताएंगे। अगर हो सकता है कि उनमें से क्वेश्चन आ जाए, कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे उसमें से, तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो जरूर आपके जो पूरे में से पूरे मार्क्स जो है एग्जाम में आएंगे। ओके, थैंक यू।